जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं और दोनों ही छोर हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन परिवार और समाज उन लोगों को याद करने की विधि ढूंढते हैं जिनकी धवल स्मृति ऊर्जा का स्रोत होती है। याद करना उसी रूप में उपयुक्त होता है जिस विचार और समर्पण के साथ वे समाज में जिए और अपना जीवन उत्सर्ग किया। भैया जी का स्मरण आ गया। ऐसे ही बारिश में भैया जी आनंदित हो जाते थे और अपने सुरीले कंठ से मुँहों कविताएं और रामायण के दोहे गाते हुए भैया जी बहुत जीवन से और प्रतीत होते थे और वे आसपास ही हो जाते थे कि प्रतीत होता है कि वे आसपास ही है या ये कल की ही बात है। दरअसल हमारे परिवार में भक्ति संस्कार और कविता की समझ भैया जी की देन थी जो हमें जीवन पर्यंत आनंदित करती रही। अगर भैया जी की 40-50 के दशक की सोच देखें तो लगता है कि वे नारी शिक्षा, निजी व्यक्तित्व के विकास को बहुत महत्व देते थे। हमारे यहाँ सभी ने शिक्षा पाई। पास की हिंदी विद्यापीठ से मध्यमा, विशारद, साहित्य रत्न सभी ने किया। उस समय के मान से यह बहुत बड़ी बात थी। आज के 70 साल पहले की प्रगतिशील विचार और शिक्षा की शक्ति को पहचानने वाले भैया जी ने हम सब बहन भाइयों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी और उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन था। मेरी पुस्तक बाबा तुलसी प्रकाशित हो गई और प्रशंसित हुई और मैं समय समय पर पत्रिकाओं में अपने विचार व्यक्त करती रही। उनका स्मरण मुझे बहुत भावुक बना देता है और मैं खो सी जाती हूँ। उनकी बातें तो बहुत हैं, मगर अब उम्र के इस पड़ाव में बहुत सी शारीरिक क्षमताएँ शिथिल हो जाती हैं। क्योंकि आप समय समय पर मुझसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इसीलिए अवगत हूँ। इस समय मैं कुछ अधिक बोल नहीं पा रही हूँ पर मैं खुश हूँ। तो उनका एक सबको लेकर चलने की सीख हम अपनाए हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि पर एक साथ स्मरण कर रहे हैं। मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, सब सुख मिले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू नहीं डरना। पूजनीय भैया जी की आज पुण्यतिथि है, उनको मेरे को शत शत नमन। भैया जी ने हमेशा मुझे पुत्र की तरह स्नेह व सम्मान दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी से काम किया। अपने जीवन काल में कोई भी प्रलोभन उन्हें अपने आदर्श व वसूलों से नहीं हिला सका। उन्होंने अपने जीवन में किसी से कोई एहसान नहीं लिया। उन्हें अपने परिवार में शिक्षा पर अधिक जोर दिया। ऐसे व्यक्तित्व को मेरा पुनः नमन और वंदन। और सबके सहयोग से रहना, सबके साथ रहना है। ये दोनों चीजें नाना जी में बहुत थी। अच्छा, कैसे बोल सकते हैं कि वो सबके सहयोग से रहते थे? जैसे हाँ, सबका अकेले थे पर सबको सहयोग देते थे। किन लोगों को? मतलब पहले में थी हाँ वगैरह थी। हाँ हम लोग भी हैं, भाई बहन। हाँ हम लोग भी बार हाँ। मतलब ये सब सहयोगी तो। और आप लोग जैसे आप बताते हो कि वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाता था उनका, नाना जी का, और आप लोग जनरली मतलब बेसिकली सब आप लोग इंदौर में रहते थे, तो फिर डिसिप्लिन कैसे रखते थे? इंदौर में मतलब उनका डर था क्या आप लोगों को बहुत ज़्यादा, या क्या? बड़े भैया के सहयोग है। और माँ वो बड़े मामा बहुत डिसिप्लिन पसंद करते थे क्या? डिसिप्लिन बिल्कुल ही बड़े भारी मतलब। नाना जी कभी छोटे बच्चों की पिटाई करते थे कि नहीं, अगर बच्चे बदमाशी देते थे तो? हम वैसे तो करते थे, कभी कभार जब बहुत ज़्यादा आ जाती थी तब। सबसे ज़्यादा किसकी पिटाई की है? सबसे ज़्यादा कमल भाई साहब है। वो तो सीधे लगते थे बड़े मामा। हम बहुत सबको नौकरी पीछे करने वाले बड़े मामा कमल भाई साहब। अच्छा। उनके पैर में जो ट्रैक्टर पर वो थे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सोबर, सिंपल। हम भी मिले उनसे तो।
और बड़े भैया में रमजान दादा थी, सबके साथ उठते बैठते थे सब। घर के बड़ों में उन्हीं वही थे सबसे बड़े। और भैया जी ने तो शुरू से बड़े भैया को ही घर छोड़ दिया। ये ग्वालियर में रहते थे, हम लोग इंदौर में रहते। तो आप लोग जैसे जो लड़कियां थे, बेटियां उनकी, तो आप लोग का अच्छे से उनसे बातचीत होती थी या आप लोग डरते थे उनसे बात करने में? फिर पहले शादी के बाद से डरना थोड़ा कम हो गया। हाँ डर तो था, शुरू से ही बहुत था। हाँ। जरा सा भी कुछ वो करते तो वो लगता था कि हम नंबर आया, हम नंबर आया। आप बदमाशियाँ देती थी? कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई शैतानी दी हो और उनने आपको डांटा हो या सजा दी हो? ऐसी तो डांट पड़ जाती थी, किसी भी बात को लेके पड़ जाती थी। कपड़े हमारे फटे क्यों, ये क्या है, और फाड़ देती थी ऐसे। इस तरीके से करते हैं। हाँ। अच्छा, कभी डांटते वाटते थे? बस इन्हीं चीज़ों के लिए डांटते थे? तो नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि कब करते ही नहीं थे इस तरीके की हरकतें। अच्छा, आप बहुत हंसती थी ना सबको देख के, सुमो से बोलती थी जो आता था। वो तो सबको देख कर देखो वो आई, देखो ऐसे, देखो ऐसी, वो तो सब लोग भगा देते थे। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ यहाँ को। ठीक है। अच्छा, पर हमको किसी को देख के भी हंसी आती है। कोई बेबी आई हो, कुछ ऐसी वैसे थोड़ी सी उस पर टाइम सी होगी, तो उसको देख कर खूब हंसते रहते। तो माँ भाई हमेशा कहते थे जाओ अंदर, जाओ यहाँ क्यों बैठी, जाओ अंदर। दरअसल सभी के भैया थे, वो बहनों के भाई होने के कारण भैया जी कहलाए। बाद में वो सभी के भैया जी हो गए। छोटे उन्हें सम्मान से भैया जी कहते थे, और बड़े प्यार से और लाड़ से, स्नेहवश उनसे भैया जी थे, तो वह जगत भैया जी हो गए। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भरे पूरे परिवार की जिस तरह परवरिश उन्होंने की, सबका ध्यान रखा, और एक संयुक्त परिवार किस तरह खुशहाल रह सकता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए वे हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि जब भी उन्हें मौका मिले वो दूसरों से मिले, लोगों से जाके मिले। वो इसकी कोशिश नहीं करते थे कि लोग आके उनसे मिले, वो खुद जाके लोगों से मिला करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। यही उनकी खूबी और खासियत दिल्ली में भी जारी रही। दूर दूर जाकर बस से कैसे भी लोगों के यहाँ जाना, एक बार नहीं कई बार जाना, इस बात की परवाह नहीं करते थे कौन हमारे यहाँ आया कौन नहीं आया। मेरे घर तो उनका आना हमेशा ही बना रहा है, पिताजी के पास, माँ के पास। और मैंने ये देखा कि बाद में उन दोनों के देहावसान के बाद वे 4-6 दिन में एक बार चक्कर लगाई देते थे और कहते क्या सूरज बहुत दिन से नज़र नहीं आए, क्या बात है। तो मुझे एहसास होता था कि मुझे जाना चाहिए था, मैं नहीं जा पाया। और मैं कहता था नहीं भैया जी ऐसी बात नहीं है, जरा किसी ऐसी उलझन में ही लगे रहते हैं। बोले काहे की उलझन तुमको तो तुम्हें तो बड़ा अच्छा शौक है, पढ़ाते हो और लिखते भी हो तुम। मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम हिंदी में लिखते हो, और ये बहुत कम लोगों में होता है। और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदी का लिखना बराबर जारी रखना, और यही मेरी कोशिश बराबर बनी रही। और अब हमेशा आके कंधे पे हाथ रखना, प्यार से और बड़े श्रद्धा स्नेह से बात करना, ये उनकी खूबी थी। और बरबस वो याद आते हैं, और ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे लोग भी हुए होंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तरह से लोगों को अपनाते हों। बाहर से आने वाला हो, शहर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, आगे हो के मिलना और उसकी मदद करना, ये उनका स्वभाव था। उन्होंने हर आदमी की मदद की, जो भी कुछ कर सकते थे। और उनके संबंध बड़े अच्छे थे लोगों से। यहाँ थे तो यहाँ लोगों से संबंध थे, फिर जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो गए वो गए तो वहाँ भी लोगों से बड़े अच्छे संबंध थे। और जब दिल्ली गए वो हिंदी लॉ जनरल के संपादक होकर, तो वहाँ भी उनके संबंध लोगों से उसी तरह बने रहे। ऐसे लोग उदाहरण हैं और बहुत कम पाए जाते हैं, मुझे हमेशा वो याद आते हैं। परम पूज्य भैया जी की 30वीं पुण्यतिथि पर समर्पित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए
चिरंजीव पीयूष, चिरंजीव निखिल, चिरंजीव गौरव, बस सौभाग्यवती नमिता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं पूज्य भैया जी के विगत 25 वर्षों की पुण्यतिथियों के 20 जून को होने वाले आयोजनों में से अधिकतर का साक्षी रहा। इसे सफल बनाने में सारे श्रीनिवास परिवार का योगदान, बस समर्पण भाव देखकर मुझे कवि की ये पंक्तियां याद आती हैं कि नए कमरे में अब चीज पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कोणों में पानी कौन रखता है। वह तो हम ही थे कि गिरती हुई दीवारों को साधे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैंने अपने लगभग 2 दशकों के उनसे अपने संपर्क में आने पर यह विशेषता देखी कि अपनी अति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपने व्यक्तिगत प्रयोग की हर वस्तु बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से संभाल कर यथास्थान पर रखते और बच्चों से भी यही अपेक्षा रखते थे। उनकी दूसरी विशेषता जिससे मैं बहुत प्रभावित था वह थी कि वह अपना कोई भी काम कल पर नहीं डालते थे। अपने उच्च पदस्थ विधायी पदों तथा सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों के होते हुए भी हर पत्र का उत्तर तुरंत देते थे। जब मैंने उनसे यह जानना चाहा कि यह सब कुछ उनसे कैसे संभव हो पाता है, तो उनका उत्तर था कि आदमी कार्य की अति व्यस्तता से नहीं थकता, अर्थात इट इज द बिजी मैन who has got time to do everything. चतुर्वेदी महासभा के फरौली अधिवेशन में अपना चतुर्वेदी महासभा के अध्यक्ष पदभार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हमारे पूज्य पिताजी चचा जी व स्वर्गीय माता जी के विशेष आग्रह पर वह हमारे घर जहांगीरपुर स्वर्गीय प्रकाश भाई साहब व अन्य मित्रों के साथ पधारे। खीर झोर के भोजन के बाद गांव वाले उन्हें सम्मान देने के लिए आए। मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हुआ जब उनमें से एक बुजुर्ग ने मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी व स्वर्गीय भैया जी की ओर देखकर सभी को संबोधित कर कहा कि इन दोनों महानुभावों ने अपने बड़े संयुक्त परिवार की बहनों, बच्चों, भाइयों के बच्चों के शुभ विवाह व अन्य पारिवारिक जिम्मेवारियों का बहुत छोटी उम्र से भार उठाया। इन्होंने वास्तव में रेत में गाड़ी खींची। मेरे विशेष आग्रह पर वह 1977-78 के शीतकाल में बेटी कुक्की व बेटी रानी के साथ दार्जिलिंग पधारे। उस समय में बीके बिरला ग्रुप के जयश्री टी कंपनी के चाय बगानों का अधीक्षक था। वहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखकर वह कुक्की व रानी को वहाँ के बारे में नोट्स लेने और कुछ लिखने के लिए प्रेरित करते थे। मेरे लिए बहुत ही गौरव के वह क्षण थे जब वहाँ से लौटने के बाद वह बार बार अपने परिजनों और मित्रों से प्रशंसापूर्वक अपने अनुभव बताते। पूज्य भैया जी जैसे महानतम कर्मठ व लगनशील व्यक्तित्व के बारे में किसी कवि के ये उद्गार सटीक है। मेरी ऊंचाइयों को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, पर उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। पूज्य भैया जी को मेरा शत शत नमन। द्वारा बताया गया रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, धार्मिक जो आस्था और विश्वास जगह वो मुझे मामा जी की ही प्रेरणा से मिला है। हमेशा वो स्वयं
पढ़ाते थे और समझाते थे। आर्थिक पहलू हो या सामाजिक पहलू जो भी हो, उसके बारे में जब भी उन्होंने चर्चा करके समझाया है, वो आज भी मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन के रह गया है। हमेशा उन्होंने आर्थिक किस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, पारिवारिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या आपके पास है और कितना आपको उसका दुरुपयोग सदुपयोग जो भी है करना है, ये आपको उनसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। मेरे जीवन में मेरी प्रेरणा रहे हैं हमेशा। जो कुछ भी आज मैंने सीखा है या जो भी मैंने सोचा और समझा है, वो अपने संघर्ष में याद करती हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ मुझे समझा रहे हैं। इतनी लंबी ये यात्रा मैंने जो भी की है उनकी प्रेरणा से ही कर पाई हूँ और आगे भी वही मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुझे माता पिता के बजाय मामा में श्रद्धा और आस्था जो है, उससे लगता है ईश्वर ऐसे मामा क्या सबको मिल सकते हैं। इस मामले में मैं सबसे भाग्यशाली हूँ और मैं सबके लिए चाहती हूँ कि ईश्वर ऐसे ही प्रेरणा वाले मामा मिले। हाँ, भैया जी के संग दिल्ली में ज़्यादा रही और दिल्ली में रहने से मैंने सीखा भैया जी के साथ कि कितनी भी मुश्किल आए, हिम्मत नहीं हारना है और अकेले सब काम करना है। शायद उसी का ये फल है कि मैं 15 साल से अकेली रह पा रही हूँ। और दूसरा ये, अपने से बचाओगी तो किसी को दे पाओगी, बस। और तो क्या है, भैया जी के संग जितना भी सीख सकते थे अपना यही सीखा मैंने, और तो कोई खास बात नहीं। अब और भैया जी का कहना था कि अपने कब्रिस्तान मत बनाओ कला का, वो तो मैं कुछ कर नहीं पाई। शायद मेरी बहुएं या नेक्स्ट जनरेशन की बहुएं सारी कुछ कर पाएंगे, बस। और तो सब ठीक। भैया जी के साथ में बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं which I like to share, but एक इंसिडेंस बहुत अच्छी तरह मुझे याद आती है। जब मैं विलिंगडन हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो हर महीने जो भी मेरी तनख्वाह आती थी मैं उनके पास उनको दे देता था। जब मैं यहाँ आने का, अब्रॉड आने का मेरा प्लान बना तो उन्होंने पूरे का पूरा जो अमाउंट मैंने रखा था, दिया था उनको, वो चुपचाप ही जमा करते रहते थे और उसका जो इंटरेस्ट के साथ में मुझे दिया, as a big surprise to me for my traveling ticket, because I was very worried about my ticket and he had paid that for me. Second, उनकी जो लाइफ की फिलॉसफी थी वो यह थी कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए, which means living within your means, and I have tried to follow that in my life till now. साहब को शब्दों में समाहित करना बहुत ही दुर्लभ काम है। वे हमारे 253 महात्मा गांधी बाल श्रीनिवास के भीष्म पितामह थे। उन्होंने पूरे 253 का निर्माण कार्य किया तथा खुद को काफी अपने मित्रता में रख के पूरे परिवार का ध्यान रखा। उन्होंने हम लोगों को सभी को पूरी शिक्षा दी। पर्टिकुलरली मेरा कहूँगा तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उन्हीं की देन थी। उन्होंने मुझे प्राइवेट प्रैक्टिशनर कोटा में MD रेडियो डायग्नोसिस कराया, जो कि एक नई ब्रांच थी, नहीं तो मैं स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाता। बाकी उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके घर के पास क्लिनिक रहे, मरीज रहे और सबको सहायता मिलती रहे। उसके लिए उन्होंने क्लिनिक का अकाउंट भी देखा, मरीजों के हिसाब किताब भी देखे और उसमें भी उनका काफ़ी रुचि रहती थी और वो मेरे को सिखाते भी रहते थे। बाकी कई जगह पे उनको ये लगता था कि ये व्यवहारिक नहीं है तो वो चुप हो जाया करते थे।
मैंने उनको देखा कि उन्होंने भीष्म पितामह की तरह कई वासुदेव की कलाओं को देखा है, हम लोगों को सिखाया है और हमको उससे आगे के लिए कुछ लेसन हो, उसके लिए उन्होंने हमें बहुत ध्यान दिया। उनका खास तौर से ध्यान बड़े भाई साहब, वो प्रोफेसर साहब करते थे। हम लोग तो उनसे कभी ज्यादा बातचीत कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो कभी भी ज्यादा बोलने के फेवर में नहीं रहा करते थे। मैं पर्टिकुलरली मेरे लिए कहूँ तो उनकी मेरे लिए बड़ी इच्छा थी कि मैं मोहल्ले में और सभी को खास तौर से मरीजों के लिए ध्यान रखूं, उनको अटेंड करूं। और वो कई बार जब मेरे मरीज आके लौट जाया करते थे तो मुझसे नाराज भी हो जाया करते थे। बाकी मैंने उनको काफी अपनी एक्टिव लाइफ में देखा है। मैं उनके साथ कानपुर के अखिल भारतीय सभा में मौजूद था, जिसमें वो अखिल भारतीय चतुर्वेदी समाज के अध्यक्ष थे। शेष उनके व्यक्तित्व को बांधना व शब्दों में पिरोना बहुत ही दुर्लभ काम है, जो हम लोगों के ज्ञान के बाहर है। और वो हम लोगों के काफी मेंटोर रहे तथा उन्होंने हम लोगों को काफी शिक्षा दी। मैं आजकल बिलासपुर में हूँ। परम आदरणीय भैया जी बिलासपुर में 3 वर्ष तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहे। बिलासपुर प्रवास उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी। उनके ऊपर परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां एवं अपने कैरियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं सामने थीं। फिर भी उन्होंने सभी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक वहन करते हुए उच्चतम पद को प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि 1963-64 में बिलासपुर से इंदौर की यात्रा में 30 घंटे लगते थे और भैया जी प्रतिमाह यह यात्रा किया करते थे। वे सच्चे अर्थों में कर्मयोगी थे। हम सभी उनके प्रदत्त संस्कारों के अनुरूप चल सकें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मामा जी की पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन और प्रणाम। श्रद्धेय मामा जी को मैंने माँ की नज़रों से देखा और उनकी बातों से पहचाना। माँ की बातों में भैया जी, मामा जी इतने ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते थे कि जब मैं उनसे मिली तो उनके मेरे दिमाग में माँ की बताई हुई सारी बातें एक परछाई की तरह पीछे पीछे आ रही थी और मैंने उन बातों को बहुत हद तक सच पाया। वास्तव में मामा जी डिज़र्व करते थे ये श्रद्धा, ये आदर। मामा जी ने उन्हें बड़े भाई से ज़्यादा पिता का स्नेह और अनुशासन दिया। एक अजब कॉम्बिनेशन था, अनुशासन भी था लेकिन स्नेह की संरक्षण भी था। तो ये मामा जी की खास बात थी। मामा जी एक बार कलकत्ता आए। मैं उन दिनों कॉलेज में पढ़ रही थी और वाइस प्रेसिडेंट बनी थी कॉलेज यूनियन के इलेक्शन में। मैंने मामा जी को बताया कि मैं कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, वाइस प्रेसिडेंट तो ठीक है पर वाइस मत अपनाना। उस समय मैं वाइस का अर्थ नहीं समझती थी। बाद में पता लगा कि वो कह रहे थे कि बुरी आदतों से बचे रहना। तो ये छोटी सी भेंट में वो मुझे एक सीख दे गए जो मुझे आज भी याद है। एक बार मेरी शादी के बाद वे जयपुर आए और जयपुर जब वे आए तो चतुर्वेदी समाज ने उनका जो स्वागत और अभिनंदन किया वो मुझे आज भी रोमांचित करता है और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हूँ, उसकी विरासत का अंग हूँ, जहाँ जो व्यक्ति इतने सम्मान का, आदर का के काबिल है। मामा जी ने घर परिवार, समाज और प्रोफेशन तीनों जगह पर एक ऊंचाइयां प्राप्त की और सब जगह एक सफलता प्राप्त की। ये सहज नहीं था। जहाँ तक घर की बात है तो मामा जी की किसी भी बात को करने के पहले अगर मैं मामी जी की बात नहीं करूँगी तो बात अधूरी रहेगी। मामा जी ने बहुत सारे कर्तव्य निभाए लेकिन साथ में एक दीवार की तरह, सशक्त दीवार की तरह मामी जी उनके पीछे खड़ी थी और अगर वो नहीं होती
तो मामा जी कितना कर पाते, ये सोचने की बात है। उन्हीं मामी जी के असामयिक और अस्वाभाविक गमन ने मामा जी को बहुत अंदर तक तोड़ा, लेकिन शिव जी की तरह वे उस जहर को भी पी गए और बता गए कि जीवन के उतार चढ़ावों को में आएंगे ही, जीवन में उतार चढ़ाव, उनको बर्दाश्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिवार के लिए कर्तव्य को उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी उसी तरीके से पास ऑन किया। उनके बेटे बेटियां, पोते पोतियां सब उस विरासत को आज तक निभा रहे हैं। मामा जी जैसे व्यक्तित्व के लिए यदि मैं कहूँ, किसी ने जो कहा है वो लाइनें बहुत सटीक होती हैं कि पथ चलना यदि आता हो तो, पथ चलना यदि आता हो तो मंजिल आप चली आएगी, हंसकर जीना आता हो तो, हंसकर जीना आता हो तो मौत आप ही मर जाएगी। ऐसे व्यक्ति कभी जाते नहीं हैं, परिवार में, समाज में, लोगों के स्मृतियों में सदैव रहते हैं। मामा जी को एक बार पुनः सादर नमन और प्रणाम, और पीयूष को धन्यवाद, उन्होंने अवसर दिया ये बात कहने की और उनके बारे में जो छोटे से श्रद्धा सुमन थे वो उनको अर्पित करने की। धन्यवाद पीयूष। नमस्कार। आदरणीय मामा जी के व्यक्तित्व और उनकी स्मृतियों के बारे में कुछ शब्दों में पिरो के कह देना बहुत दुष्कर कार्य है। मामा जी ने अपनी छाप न सिर्फ अपने परिवार बल्कि समाज और कार्यक्षेत्र पर भी छोड़ी थी। माँ के अंदर मामा जी बहुत गहरे समाये हुए थे। सो मामा जी को हम भौतिक रूप से पास न होते हुए भी बहुत पास पाते हैं। मामा जी की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। इनमें से एक घटना का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। मेरी शादी के बाद मामा जी मेरी ससुराल मुझसे मिलने आए। वे हम लोगों से बात करना चाहते थे, दोनों को टटोलना चाहते थे, मन टटोलना चाहते थे। तो उनकी कलाकारी देखिए, उन्होंने बात करते करते थोड़ी खांसे और फिर उसके बाद नवीन से एक गिलास पानी मांगा। जब तक नवीन पानी का गिलास लेकर आए, उन्होंने एक वाक्य मेरे सामने उछाल दिया। बोले, वर्तमान के साथ सामंजस्य पैदा करना जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और यह बात घर और बाहर सब जगह के लिए लागू होती है। बात कितनी छोटी सी थी पर संदेश कितना बड़ा। मामा जी की इन सारी बातों में मुझे सबसे महत्वपूर्ण यही बात लगी, और मुझे बाद में माँ से ये माँ ने सुनिश्चित भी किया कि मामा जी ने इस बात का जिक्र उनसे भी किया था कि वे मुझसे मिले और मुझसे ये कहा था। तब जाकर मुझे मामा जी के संदेश का सही अर्थ समझ में आया। कितनी सहजता से वे मेरे भावी जीवन के लिए एक मंत्र दे गए। मामा जी को और उनकी स्मृतियों को शत शत। व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जाए, मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। शायद ऐसा लगता है कि शब्द भी आज निशब्द हैं। वे भी जानते हैं कि जिस व्यक्तित्व का स्मरण कर जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है, जिसकी मुस्कुराहट जीवन में एक खुशी भर देती है, जहाँ शिक्षा, कानून, धर्म और सामाजिक व्यवस्थाएं और अपने आप में पूरी जीवन शैली एक हो, वहाँ उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जो व्यक्तित्व अपने आप में प्रेम, सच्चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ हो और जो आचार व्यवहार और सोच में सबको संबल और प्रेरणा देता हो, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मुझ जैसे व्यक्ति की बात से कहना शायद सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो। मैं ऐसे कर्मा में ऐसे संबल, ऐसे सुदृढ़, ऐसे धार्मिक, ऐसे आस्थावान और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करने वाले, सारी जिम्मेदारी निर्वाह देने वाले, दूसरों को प्रेरणा देने वाले शोध को शत शत नमन करता हूँ। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्तिम मुक्तिम फलम देहि ग्रहित वाध्या नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय। पुण्यतिथि पर उनको 30वीं पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। भैया जी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, बोलती सी आंखें बहुत कुछ याद दिला देती हैं। भैया जी का कहा हुआ कि बेटा अपने पर आत्मनियंत्रण, संयम और अपना अनुशासन बनाए रखना चाहिए और उसका समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए।
यही उनकी सीख आज हमारे बहुत, उनका यही मार्गदर्शन आज हमारे बहुत काम आ रहा है। ऐसी पुण्य आत्मा को शत शत नमन। एक छोटी सी कविता लिखी है भैया जी के लिए। हाँ। प्रेम की मूरत, सबकी जरूरत, सबके प्यारे भैया जी, बहनों की आंखों के तारे, सबके सितारे भैया जी। घर है उनका भरा और पूरा, रहती प्यार की छैया जी, उनकी गोदी में पोते पोती, उनकी गोदी में नाती पोती, करते थे धमक दैया जी। प्रेम की मूरत, सबकी जरूरत, सबके प्यारे भैया जी, सब कोई तो मिलके रहते, नहीं करते मार कुटैया जी। हर एक को तो भरपूर ही मिलती उनके प्यार की छैया जी। प्रेम की मूरत, सबकी जरूरत, सबके प्यारे भैया जी। मैंने उनको विदा के टाइम रोते हुए देखा है। बेटी की विदा में आंसू निकलते, करते खूब रलैया जी। सबको ही उनका वंदन कर लो, सबके मोहन कन्हैया जी। प्रेम की मूरत, सबकी जरूरत, सबके प्यारे भैया जी। श्रद्धेय भैया जी की 30वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धेय नमन। भैया जी के बारे में क्या बोला जाए, बहुत कुछ है। धर्मयोगी थे, कर्मयोगी थे, जीवन संघर्षमय रहा, हम सभी जानते हैं। और पिछले 30 सालों में 20 जून को उन पर हुए फंक्शन पर काफ़ी कुछ बड़े भैया ने भी और सब ने मिलकर काफ़ी अच्छी उनकी जो श्रद्धांजलि करके निकालते थे, पुष्पांजलि, कुसुमांजलि, शिवांजलि, कमलांजलि करके उन्होंने सारी निकाली हैं, जिसमें सब कुछ उनकी डायरीज का सारा मैटर है। तो जहाँ तक उन सब बातों का है, हम लोग सब उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक देखा जाए, उनकी जीवन में कभी विश्राम नहीं रहा। कभी उन्होंने मुझे नहीं ध्यान कि उन्होंने बड़ी वेकेशंस मनाई हो, या आजकल जैसे हम लोग सब इतना करते हैं एंटरटेनमेंट वगैरह, उन्होंने कुछ करा। सारे समय हमेशा सिर्फ काम काम की बातें, ये सीखो, वो सीखो, ये करो, वो करो। मैं घर में सबसे छोटी भाई बहनों में होने की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज लेती थी और उनसे हंसी मजाक करती थी, तो वो कर मुक्त मनोरंजन कहते थे। आज भी याद है कि हर बात उनसे मनवा लेती थी, किसी न किसी तरह। सब बड़े भाई बहन लोग डरते थे उनसे, मैं कभी उनसे नहीं डरी। सबसे अच्छी बात उनकी जो मुझे याद आती कि उनका जीवन के प्रति जो उनका पॉजिटिव अप्रोच, जो जुझारू बन के लड़े, उनने उसके पीछे उनकी जो शक्ति थी, वो एक रामायण पे उनका काफ़ी रेगुलरिटी थी, उस पर विश्वास था। कुछ वो मॉरल वैल्यूज़ और इन सब को पढ़ते रहते थे, डायरी में नोट करते रहते थे, जो सब चीज़ें उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों में भी आई हैं। काफ़ी कुछ कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह विश्वास रखें ईश्वर में और आगे चढ़ें। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं तो उन्हीं की तरह उसको कॉन्कर करने की कोशिश करें। कर्मयोगी भी थे भैया जी, खूब काम करते थे, हंसी मजाक बहुत होती थी उनकी मेरे साथ। मैं थोड़ा काम करने में बहुत ज़्यादा नहीं करती थी,
तो कहते थे, मुझे आज भी याद है, कहते थे देखो कुकी कितना काम करती है, मीठू पिंटू कर लिए इतना केयर करती है, तुम क्या करती रहती हो, सारे दिन बैठी रहती हो। मैं कहती थी, उनको काम गिनाती थी, छोटे छोटे सारे काम, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पराठे सेके, मैंने ये करा। कहते थे कुछ नहीं, फूहड़ छाले चाले सब घर हाले, तुम्हारे सारे काम ऐसे ही होते हैं। और मेरी जवाब सवाल उनसे होती थी। बस यही सब यादें करके अच्छा लगता है। अच्छा रहा उनके साथ, उनको मेरा श्रद्धा नमन। सभी लोगों को पालन। भैया जी शब्द सुनते ही आज भी अनायास एक चेहरा सामने आ जाता है, शांत, आभायुक्त, सदा दूसरों की सहायता तत्पर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धेय शंभुनाथ चतुर्वेदी की, जिनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण हो आया। शंभुनाथ यथा नाम तथा गुण, उस अवसरदानी शंभु से कुछ पाने की चाह रखने वाले को वे स्वयं ही बिना मांगे देते हैं। हमारे शंभुनाथ ही बिना मांगे ही स्वतः सहायता करते रहते थे। समाज सेवा में निरंतर लगे रहने पर भी भैया जी में आत्म प्रसन्नता का भाव कभी नहीं आया। वे ऐसे संत हृदय, परोपकारी, यथा नाम तथा गुण श्रद्धेय स्वर्गीय शंभुनाथ जी, भैया जी को सादर नमन। तो हम लोगों को तो मामा जी के साथ में इंदौर में बहुत रहने का टाइम मिला, बहुत वक्त मिला मामा जी के साथ इंदौर में रहने का। और मैं जब इंदौर में पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आया था, मामा जी उस समय दिल्ली में थे, तो हमको और टाइम मामा जी के साथ रहने का बहुत मौका मिला। तो मामा जी को बहुत बार कई बार देखने का मौका मिला, उनसे चीज़ें सीखने का मौका मिला उनसे। हाँ, मेरा अटैचमेंट भी काफ़ी था और उन्होंने काफ़ी बात सिखाते भी थे। वो मामा जी का अपना तरीका था, सिखाते थे। उनका तरीका सिखाने का टफ टास्क मास्टर भी थे। एक्सरसाइज करवाते थे, तब बताते थे चीज़ें। मैं जब वहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा, तो मेरे को, मैं मामा जी से कहा, मामा जी यहाँ से मुझे IIT जाना है, मैं IIT कैसे जाऊँ? बोले बेटे बाहर निकलो, पूछो किसी से, बस पकड़ो, जाओ IIT। अब मैं तुमको क्या बताऊँगा? अब तुमको दिल्ली में रहना है तो अपना एफर्ट करो, मेहनत करो, सीखो। बताने को मैं बता सकता हूँ, पर फिर भी बेहतर ये है कि तुम अपने आप रास्ता निकालना सीखो। खैर मैं IIT गया, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जो सबसे अच्छी बात जो मामा जी की पर्सनैलिटी में देखकर बहुत सारी जो है वो चीज़ें सीखने लायक थी, पर एक जो चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उनकी पर्सनैलिटी में, वो ये कि जब भी उनसे मिलने के लिए जाओ, या मैं जाऊँ या कोई भी उनसे मिलने के लिए जाए, तो अपने नॉर्मल प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने के बाद, अगर कोई छोटा है तो उसको आशीर्वाद देने के बाद, वो ज़रूर एक एफर्ट करते थे कि उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, उसके बारे में कुछ अच्छी बात बताई जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बराबरी का हो। तो उससे जो सामने वाला जो है, जब वो उनसे मिलने जाता है बंदा, तो वो बड़ा कंफर्ट हो जाता है उसके साथ में, और अच्छी बातें होती हैं। तो एक अच्छी वातावरण बनता है बात करने का, और आप कोई भी आदमी उससे दोबारा भी मिलना चाहेगा जब उनके साथ ऐसा उसको कंफर्टेबल लगेगा तो। और उसका एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो आपको उसके बारे में अच्छा ही सोचना पड़ेगा, और जब तक आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कैसे दोगे? तो ये सोच कि जब दूसरे बंदे को मिले तो हमको कॉम्प्लीमेंट देखना है, उसकी जो है वो नेगेटिव्स देखने के बजाय उसके पॉजिटिव देख के उसकी तारीफ करना है। ये जो है वो बहुत अच्छी बात उनकी चरित्र में थी, और इससे जो है वो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसका मेरे को कई बार एडवांटेज भी मिलता रहा है, मिलता है और मिलता रहेगा।
और ये आदमी की सोच को बदल देता है कि हम हमेशा दूसरे में पॉजिटिव पॉइंट्स ही देखें। नेगेटिव पॉइंट्स तो हर एक में होते हैं, बट अगर हम उसमें पॉजिटिव पॉइंट देखें और उसको अप्रिशिएट करें तो हम अपने आप को हेल्प करेंगे बाय डेवलपिंग अ पॉजिटिव थिंकिंग अवर ओन कैरेक्टर। ये एक बहुत बड़ा सीख मिली मेरे को उनसे, और मैं तो उनके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी शख्सियत थे अपनी ज़िंदगी में। बहुत जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जितना अपने तरक्की करी उन्होंने, उनको सोसाइटी में बहुत इज्जत थी। हम लोग तो उसमें कहीं भी करीब नहीं पहुँचे, पर फिर भी सीखने को बहुत है उनसे। और आगे भी उनकी यादें मेरे को दिमाग में हैं, जो समय समय पर जो है मेरे को मुश्किल वक्त में जो है वो सिखाती रहती हैं कि वो लोग अपने टाइम पे कैसे करते थे। मामा माँ से बड़ा होता है, यह बात मेरे को स्वयं मामा जी ने बताई थी। उन्होंने मेरे को समझाया था कि मामा में 2 माँ होती हैं, इसलिए मामा हमेशा माँ से बड़ा होता है। और लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर अपने मामा जी के बारे में मैं जानता हूँ कि यह बात उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती थी। अपने भांजे भांजियों के लिए उनके मन में जो प्रेम और सद्भाव हमेशा रहा, उसको भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय माता जी से मामा जी के जीवन संघर्ष के संबंध में अनेक अवसरों पर, अनेक संदर्भों में मैं विवरण सुनता रहा, और वो सब बातें आज भी मेरे मानस पटल पर अच्छी तरह से अंकित हैं। बहुत कुछ मामा जी के बारे में मैंने स्वयं देखा है, जाना है, पर आज इस घटना का मैं जिक्र करूंगा। यह वर्ष 1980 के मई के महीने की है, जब भाई जी की बारात भोपाल से आगरा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से जा रही थी। गर्मी के दिन थे, इसलिए बारात के पानी की व्यवस्था के लिए मटका भी साथ में दिया गया था। खिड़की के पास मटका रखा था ट्रेन में, और मामा जी वहीं बैठे थे। मामा जी पूरे रास्ते लोगों को पानी पिलाते रहे। शाम को 4 साढ़े 4 बजे बारात जब आगरा पहुंची, तो बारात आनंद फानंद में साजो सामान समेट कर प्लेटफॉर्म पर उतर गई और आगे बढ़ चली। तभी सभी का ध्यान गया तो देखा मामा जी मटका उठाकर चल रहे थे। अब हम सब लोगों के शर्मिंदा होने का समय था। किसी ने जाकर मामा जी से मटका लिया और इस तरह बारात जनवासे पहुंची। मामा जी की मितव्ययिता, दूरदृष्टि, इसके संबंध में तो अनेक घटनाएं हमको याद हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम लोगों की छोटी छोटी बातों पर नज़र करवाए कई बार नहीं जाती है, और मामा जी की दृष्टि से किसी भी चीज़ का ओझल हो पाना अत्यंत कठिन था। मामा जी को ये पता था कि मटके का काम अभी आधा हुआ है और लौटती बारात में इस मटके की ज़रूरत दोबारा पड़ने वाली है। मामा जी के संबंध में कहने को इतना बहुत कुछ है, और इस छोटे समय में उनकी स्मृति के साथ में न्याय कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी उनकी पुण्य स्मृतियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं चेतना, नमस्कार, रागनी जी की बड़ी बेटी। पहले ही मेरी कज़न ने एक किताब में दादाजी के बारे में, मतलब नाना जी के फादर के बारे में बताया था। उसमें लिखा हुआ था, तो वो पढ़ के इतना गौरवान्वित फील हुआ कि ओ हमारे नाना जी लोग उस टाइम पे भी ननिहाल से हमारे कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं और कितना बड़ा काम किया है उन लोगों ने। जो मुझे बेसिक चीज़ नाना जी की और ननिहाल से जो मिली है, वो मुझे लगता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नाना जी की ये बात मुझे आज तक, मतलब मैं बचपन से जब उनको देखती थी, उनके साथ जब रही हूँ, पल बिताए हैं, तो मुझे लगता था कि दिस इज़ व्हाट शुड बी देयर। कि किस तरीके से मैंने उनसे सीखा कि किस तरीके से सबको लेकर चलना, परिवार के हों चाहे आस पड़ोस के हों। जब मैंने सुना था कि मम्मी बताती थी, और पिंटू दादा से भी मैंने सुना था, मामा बड़े मामा बताते थे कि मतलब बच्चों, कुछ लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने अपने उस पर पढ़ाया, तो उनको पता भी नहीं था कि नाना जी ने उनका पढ़ाने का पूरा खर्चा वो किया। और मतलब वो तो लिटरली दे वे ऑफन, बट स्टिल उन्होंने उनको वो किया। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हम लोग तो अपने ही उसमें रमे रहते हैं, अपने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने लिए ही करते रहते हैं। बट दैट वाज द काइंड, उस समय पर लोग, और आप समझिए कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होना, इतना सब कुछ होना, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना, और कितनी सिंपल लिविंग।
काकी का मुझे याद है कि काकी के साथ नाना जी, बड़े मामा किस तरीके से खाना खाया करते थे। एंड मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जो होता है ना कि हम लोग पूजा करते थे, तो जैसे मतलब हम लोग जब वहाँ पहुँचते थे इंदौर, तो हम लोग वो सामने वरांडा था नाना जी के कमरे के सामने, तो बस वो वहाँ पर बैठकर जब हम लोग, नाना जी कहते थे लो भाई कुछ पढ़ो, तुम लोग पूजा करते हो, पढ़ते हो, तो सुंदरकांड में आई वॉज क्वाइट ग्रोन अप। तो उस समय पर मेरे को याद है कि नाना जी कहते थे कि जितना वो रामायण लाओ, अच्छा चलो पढ़ो, लेकिन जब कोई चीज़ तुम पढ़ रही हो तो उसका अर्थ भी जानो। तो सुंदरकांड हम लोग पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, बोलते थे इसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग जानो। एंड आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारी चीज़ें मैंने वहीं से, ये सब बातों का मुझे ज्ञान आया, या ये सब बातें मुझे पता लगी कि ओके रामायण जब हम पढ़ते हैं या सुंदरकांड पढ़ते हैं तो इसमें इस चीज़ का ये मतलब होता है। संस्कृत में पढ़ना है लेकिन उसको जब हम हिंदी में अनुवाद करें या इंग्लिश में पढ़ें तो उसका क्या वो है। एंड एक ही वॉज एन एपिटोम ऑफ लव, मतलब इतना उनके अंदर वो था कि हम लोग तो सुनते थे कि भाई बहुत अनुशासन वाले थे एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे याद है अभी भी कि मम्मी वगैरह जब पिक्चर जाया करती थी, हम लोग जब वहाँ पहुँचते थे रात में नाइट शो के लिए जाते थे सब लोग, मामा मम्मी मौसी वगैरह, और हम लोग घर में रह जाते थे और हम लोग को नींद नहीं आती थी, तो हम लोग बस नाना जी के कमरे में गए। नाना जी और छोटी वाली मेरी बहन डॉली बहुत उनकी लाडली थी, तो वो नाना जी आप सो रहे हैं, तो कहते थे नहीं आओ आप बैठ जाओ। नाना जी लेटे रहते थे और हम लोग उनके पास बैठ जाते थे, फिर वो कुछ कहानी सुनाते थे, बहुत रोचक, बहुत वैसी बातें करते थे, मतलब ऐसी बातें जो हम लोगों के लिए, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स की। वो जो टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है वो आज भी मुझे बहुत, आई चेरिश दोज मोमेंट्स, एंड वो बातें आज भी मुझे बहुत वो करती हैं, मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं और बहुत इंस्पायर करती हैं। मेरी छोटी बहन का मुझे याद है कि वो भी मतलब नाना जी जब खाना खाते थे तो एक टाइम आफ्टर काकी जी के उसके बाद हम लोग टेबल पे खाना खाते थे, तो नाना जी वगैरह पहले खाते थे, तो नाना जी खाना खा रहे थे और उसमें रसगुल्ला मेरी बहन को बहुत पसंद था, उसने जाके नाना जी की प्लेट में, नाना जी मैं रसगुल्ला खा लूँ, कहाँ तक खा लूँ। तो उस दिन मम्मी वगैरह सब कह रही है पहली बार ऐसा हुआ है कि नाना जी, मम्मी वगैरह सब एकदम बोलेंगे अरे उनकी प्लेट में से कैसे खा रहे हो, उनकी थाली में से। तो उन्होंने बड़े सिर अच्छे से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा नहीं खा सकती। तो मतलब मुझे लगा कि बच्चों से भी कितना उनको हम लोगों से स्नेह था, बहुत स्नेह करने वाले, और हमेशा हम लोगों को जब भी परेशानियाँ होती थी या कुछ होता था उस समय हम लोग लेटर्स लिखते थे, तो नाना जी को हम लेटर लिखते थे और नाना जी का रिप्लाई आता था, और वो लेटर्स मेरे पास अभी इस समय तो नहीं है, लेकिन उन लेटर्स में वो सारी बातें होती थी कि कैसे अपनी परेशानियाँ, कैसे अपनी उनसे कैसे उभरा जाए, कैसे उभरना चाहिए एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत सारी बातें हैं, मतलब खजाना इतना बड़ा है और इसको समेटना दो चार उसमें बहुत मुश्किल है, लेकिन नाना जी बहुत ही स्नेहमयी और इतने बड़े उस पे होके भी इंसान अगर हो तो कोई ऐसा होना चाहिए जो सारे परिवार को लेकर, इतना बड़ा परिवार आज भी उनको मिस करता है, याद करता है। आई स्टिल रिमेंबर हिम फॉर हिज प्रिंसिपल, लाइक वी कैन से कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर, इतना वो होकर एकदम सामान्य जीवन जीना, सामान्य तरह से बिहेवियर उनका, सामान्य तरह से लोगों को, सब तरह के लोगों को लेकर चलना। बस अब इतना ही शेयर करूँगी क्योंकि टाइम भी कम है, बट है तो बहुत सारी बातें करने को। आज उनको नमन, और मैं यही करती हूँ अपना। मैं सारिका, रागिनी जी की सबसे छोटी बेटी, नाना जी के संदर्भ में कुछ स्मृतियाँ साझा करने जा रही हूँ। मैंने अपने बाबा दादी या नानी जी का स्नेह तो नहीं पाया, मेरे सौभाग्य में तो केवल नाना जी का सानिध्य एवं स्नेह था। स्नेह भी ऐसा कि भरपूर था। नाना जी मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के थे। उनका जीवन प्रेरक एवं अनुकरणीय था। उनके साथ बिताई कई मधुर स्मृतियां हैं। एक बार गर्मियों के दिनों में कोई बारात बस से जा रही थी। बस खराब होने पर बाराती मल्हारगंज के आवास के सामने बैठ गए। नाना जी को जब पता चला तो उन्होंने हम तीनों भाई बहनों से कहा कि सभी को शीतल जल पिलाएं। गर्मियों के मौसम में किसी प्यासे को पानी पिलाना
पुण्य का काम होता है। यही नहीं, उनका संपूर्ण जीवन ही सादा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ करता था। हम जब भी छुट्टियों में इंदौर जाते, नाना जी हम तीनों को प्रेरक पुस्तकें देते, व कॉपी पेंसिल दिलवाते और पढ़ने लिखने को कहते। हमने प्रतिदिन परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना नंसार से ही सीखा है। इसी प्रकार इतने उच्च पद पर होने के बावजूद नाना जी अपनी माता जी, जिन्हें सब काकी कहते थे, उनके साथ चौका लगवाकर, धोती पहनकर पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे। ज़्यादातर बाबा दादी, नाना नानी के लाड़ में बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर हमारे नाना जी लाड़ भी ऐसा करते थे जो व्यक्तित्व संवार दे। Nidhi's message about Baba. It is said that more than the actions and words of the loved ones who have passed, we remember how they made us feel. Baba had unique ability and somewhat of a khandani trait amongst menfolk in our family of making me feel very safe and secure. I vividly recall his regular parikrama of the MG Road family home at various times of the day to possibly monitor the whereabouts and dynamics of the other family members in disparate parts of the property. Traveling with him on an overnight train journey was also an experience to remember. He was dynamic, proactive and very chivalrous. So that's Nidhi. Now I'm going to read a message given by Vaibhav and what was his experience of Baba. I have a few clear memories of spending one-to-one time with Baba, and they are of being sat in his room and listening to numerous stories about Hindu mythology and him stopping at pages to teach me the morals of the stories and being able to spend hours listening to him. The second is when he would be tired and ask me, Gaurav, Yash or whoever was around to massage his feet and legs while he would lie on his side using his folded palms as a pillow, and always being fascinated with how he would sleep so soundly using his hands as a pillow. So that was their experience which I treasure. मैं जब बाबा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सबसे पहले उनका वो कमरा याद आता है, वो खिड़की, उस कमरे में रखी उनकी किताबें, वहाँ मिला मेरा पहला इंग्लिश ग्रामर का लेसन मुझे याद आता है। हम लोग उस कमरे में बहुत खेले हैं और घर में कहीं भी खेलने के लिए हमें डांट पड़ सकती थी, मगर बाबा के कमरे में खेलने के लिए हमें कभी डांट नहीं पड़ी। तो मुझे वो बहुत याद रहता है। मुझे सुबह शाम की प्रार्थना बहुत याद आती है। एक साथ बैठकर प्रार्थना करना, खाना खाना, तो इन फैमिली वैल्यूज़ की, डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस हमें बाबा से मिली है और इन ट्रेडिशंस के थ्रू बाबा की स्मृतियाँ हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। मेरे जीवन में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है और मेरा बाबा को शत शत नमन। मामा जी के बारे में बताने के लिए जब लोगों ने आग्रह किया तो समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मामा जी जब एक्टिव थे तब हम लोग बहुत छोटे थे और ऑफ हैंड में समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो जब हम लोग इंदौर जाते थे तो ये बताया जाता था कि एक इम्प्रेशन रहता था कि एक ऐसे जगह हम जा रहे हैं, एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे एक बहुत ही संजीदगी से आपको व्यवहार करना होता है, ऐसा हम लोग का इम्प्रेशन बचपन में रहा करता था। तो इंदौर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए। इंदौर माता जी भी बहुत ज़्यादा नहीं जा पाई, कई बार उनके जाने का प्रोग्राम फिजल आउट हो जाता था। तो लेकिन जब बचपन में एक बार हम लोग इंदौर गए तो मामा जी ने कहा कि भाई आज सवेरे क्या प्रोग्राम है। तो हम लोग तो वहाँ छुट्टी मनाने गए थे, तो हमने कहा कि ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं है। तो
मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो उस समय मुझे लगता है कि टीटू, नीटू और ये लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने हम लोग से कहा कि भाई ऐसा करो कि साइकिल से इसको वो फलाने वाले मंदिर ले जाओ जो कि एक टेकरे के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ ले जाओ। So I really don't remember the name of that temple, but I remember that we used bicycle. We went to see some temple which was in a hillock with the children. We were children then. We went there, and when we came back, Mama ji asked कि भाई गए थे? तो उनका हाँ साहब गए थे। क्या देखा? देखा। कैसा लगा? बताया साहब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। So the basic point which arises out of this experience is that you should not waste your time. You should try to make some use of time. And अगर इसको थोड़ा पोएटिक ढंग से कहा जाए तो a soldier is never on a holiday, even if he is on a holiday. So that's my homage to Mamaji. पूज्य भैया जी की जीवन शैली या सिद्धांतों को सरल बनाने और समझाने के लिए वो हमेशा कहावतें, मुहावरे, श्लोक या रामचरितमानस की दोहे चौपाइयों का बड़ा प्रयोग करते थे और इतने साधारण तरीके से समझाते थे कि मन में आदमी की हमेशा के लिए वो बात बैठ जाए और इतनी सरलता से बैठ जाए कि जीवन का इतना बड़ा दर्शन या सिद्धांत या वर्किंग लाइन आदमी को आत्मसात कर लें। कुछ उदाहरण जैसे आप लोगों सभी ने वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे शेयर किए होंगे, आई नो। जैसे वो कहते थे काल करे सो आज कर, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि वही कल के लिए कोई चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़ना। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट। या जो अभी नहीं कर सके वो कल क्या कर लोगे, बाद में कैसे कर लोगे। या जैसे वो थ्रिफ्टीनेस के लिए या मितव्ययिता के लिए कहते थे, तेती पाँव पसारिए जाती लंबी सौर। तो एक बड़ा सरल सा तरीका था, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे परत निशान। इतना स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ी एनकरेजिंग लाइन थी और वो स्टूडेंट्स को तो इनवेरिएबली ये बात कहते ही कहते थे। एक तो उनके बड़े इंग्लिश की वो थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स हिम एन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक उनकी टेबल पे हमेशा वो रखा होता था जिसमें लिखा होता था, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड वाइल्स टू अवर फास्ट का, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड वाइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये कुछ चीज़ पानी है तो कुएं के पास तुम्ही को जाना पड़ेगा, प्यासे हो तो कुएं के पास तुम्ही को जाना पड़ेगा। ये बात बड़ी सरलता से वो कह देते थे और वाकई में जैसे बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। तो ये सीख की बात वो कई लोगों को मेरे सामने मैंने कहता हुआ सुना। तो मैं कहता है भाई जो जैसा आपने बोओगे वैसे ही काटोगे।
ये तो वो इनवेरिएबली कहती थे। और किसी के यहाँ कुछ गम है, कुछ तकलीफ़ है, तो कुछ चीज़ें वो हमेशा में चिट्ठियों में भी लिखते थे, बोलने में भी बोलते थे। तो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, तो कितना ईश्वर के प्रति उनकी आस्था थी। और लेकिन दूसरों को भी बताते थे कि भाई वो है, ही इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ यू। और फिर हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब विधि के हाथ। तो ये तुलसीदास का उनकी पंक्ति थी कि भाई अब किसी का कुछ गम हो गया तो वो उसको बताने के लिए, ऐसे उनके पास में अनेक सारे वो थे। मैं कहाँ तक उनकी बात करूँ, लेकिन भैया जी की एक प्रिय पुस्तक थी। और मैं समझता हूँ कि भैया जी को वो उनके गाइडिंग प्रिंसिपल सही की, या एक फ़िलॉसफी उनको लाइफ की वहाँ से मिली। और भैया जी कहते थे कि हमारे दादाजी की डेथ के बाद, बाबा की डेथ के बाद उनको ये किताब कहीं से मिली थी, और ये उनके लिए, उनको हमेशा पढ़ते थे। रोज़ सुबह करीब करीब उनका वो पढ़ने का होता ही था। उसकी 2 लाइन 4 लाइनें हमेशा वो पढ़ते थे रोज़ सुबह। और पूरी किताब में लाइन लगी हुई थी, अंडरलाइन किया हुआ था, पेजों को नंबर से याद था उनको। कई बार कहते थे कि इस पेज का ये लाइन निकाल कर देख लो। किताब का नाम था ऑप्टिमिस्टिक लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक लाइफ। और वाकई बड़ी आशावादी किताब थी। और वो अभी मैं भैया जी की फ़ोटो के सामने बैठा हुआ ये कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वाकई वो मुझे ये समझा भी रहे हैं कि तुमने किताब नहीं पढ़ी है क्या। तो उस किताब का वो बड़ा दुख करते थे। शायद हम लोग को देना भी चाहते हों वो किताब, लेकिन वो किताब का पब्लिकेशन ही बंद हो गया। तो उन्होंने बड़ा ट्राई किया अपने लाइफ टाइम में, रिटायरमेंट के पहले, और जब दिल्ली में रहे तब भी वो पता करते रहे कि कहीं से ये किताब का डिटेल मिल जाए। तो उस समय सोर्स तो सिर्फ किताबों की दुकानें ही था। तो ये बड़ा लेकिन ये बड़ा अच्छा सहयोग है कि मैंने सबसे ये आग्रह किया कि हम भैया जी की स्मृतियों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसमें याद करेंगे 20 तारीख को। तो क्यों ना हम उन स्मृतियों का, अपने अपने विचारों का संयोजन करें और आपस में एक दूसरे को बताएं, ताकि एक अच्छा संग्रहण तैयार हो और ऐसा लगे कि हम सब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। समय थोड़ा कम दिया, लेकिन जिसका भी और लेकिन उससे कम समय में सभी के वीडियो ऑडियो में हमको मिले, और ये वाकई बहुत अच्छा है। और ये भी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नहीं भेज पाए उनकी अपनी तकनीकी या अन्य परेशानियाँ रही होंगी। स्वास्थ्य की बात भी रही होगी। हम सब एक उम्र के एक विशेष सोपान में हैं। मधु भाभी का जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने बड़ा उसके लिए अपना वो व्यक्त किया। नवीन अभी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए थे, तो उन्होंने भी अपना ये कोशिश कहा कि मैं कोशिश करूँगा और हो सकता है कि वो तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं धन्यवाद या आभार व्यक्त करके आपको लघु नहीं करना चाहूँगा, आपके जज्बातों को, आपके इसको कम नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस गुलदस्ते को मैं समझता हूँ कि हमारे श्रद्धा सुमन देकर भैया जी बहुत खुश होंगे। हम सबके आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है, हम लोगों के साथ हैं ही। तो सभी का अभिवादन, अभिनंदन, सादर नमन, धन्यवाद।